हेलो, वेलकम बैक टू लिसेस लॉ एंड लीगल क्लास। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 81 जो कि इंडियन पेनल कोड 1860 का एक सेक्शन है। अब तक मैंने आपको जो भी सारी चीज़ें बताई हैं वो जनरल डिफेंस की बताई हैं, जिसमें मैंने बताया कि जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 6 जो कि 76 to 106 तक एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें हमने अभी तक जो लास्ट मैंने वीडियो क्लासेस ली हैं उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 76 to 79 कवर कर दिया है। जुडिशियल एक्ट जो कि 77 एंड 78 वो भी कवर कर चुके हैं हम। थर्डली एक्सीडेंट जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी वो सेक्शन 80 के ऊपर थी। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट जो कि सेक्शन 81 है। इस सेक्शन 81 को मैं आपको 94 के साथ लेकर चलूंगी। 94 जो है वो 81 का कुछ मिलता जुलता स्वरूप है। 81 नेसेसिटी की बात करता है, आवश्यकता के प्रिंसिपल की, और 94 जो बात करता है वो विवशता की बात करता है कि कोई भी ऐसा काम जो कि मजबूरी में किया गया हो। तो आवश्यकता और मजबूरी दोनों ही लगभग एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आज आपका क्लियर करूंगी। ठीक है, तो लेट्स बी स्टार्ट। सेक्शन 81 को जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। सेक्शन 81 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of the being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। इसका मतलब है कि सेक्शन 81 को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो सेक्शन 81 जो है वह प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करती है, नेसेसिटी पर। और 94 के साथ ही इसको मुझे मिला के पढ़ना है। तो इसमें कुछ चीजें अंडरलाइन मैंने की हैं। ये वो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सेक्शन 81 के कीवर्ड्स हैं, जिनका क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई एक्ट होना चाहिए, उस एक्ट के द्वारा जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो कार्य और वो नॉलेज दोनों आपको पता हो कि आपके उस कार्य के करने से और जो उस कार्य के करने का ज्ञान है उससे कोई हार्म हो रहा है, कोई हानि हो रही है, लेकिन विथाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के वो हार्म होना चाहिए। दूसरी चीज वो गुड फेथ में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो पर्पज है उस काम को, उस एक्ट को करने का, जो कि आपको पता है कि मेरे इस काम के करने की वजह से ये हानि उस व्यक्ति को हो सकती है, तो ये हो सकने का जो वो ज्ञान है वो एनी क्रिमिनल इंटेंशन यानी विदाउट, बिना किसी गलत इंटेंशन के होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। और उस कहानी करने का जो पर्पज है, जो मेन उद्देश्य है, वो किसी भी प्रकार के किसी पर्सन या प्रॉपर्टी के किसी बड़ी हानि को रोकने के लिए होना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। आपका उद्देश्य उस चीज को बचाना है। भाई आपके एक काम से दूसरे व्यक्ति का लॉस हो रहा है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा हानि को होने से हम बचा सके किसी छोटी हानि के द्वारा। ठीक है, नीचे स्लाइड में आपको ये लैटिन मैक्सिम है, ये अक्सर पूछता है, इसलिए मैं वो छोटे छोटे कोटेशंस इसमें डाल देती हूँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में इन चीजों के बारे में नॉलेज रहे। क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, ये एक लैटिन मैक्सिम है जो कि नेसेसिटी नोज नो लॉ, आवश्यकता के समय कभी कभी कुछ नियमों को भी या कुछ कानूनों को भी तोड़ना पड़ता है। ये इस लीगल मैक्सिम का सूत्र है। तो अगर लिटरली हम सेक्शन 81 को अगर पढ़ते हैं या बताते हैं तो इसमें यह साफ कहा गया है कि कोई भी बात केवल इस कारण कोई ऑफेंस नहीं है कि उससे कोई हार्म होता है या ऐसा प्रोबेबिलिटी है, यदि वह हार्म करने का इंटेंशन
बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के और किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को किसी हानि या किसी हार्म से बचाने या उसका परिवर्जन यानी उसका रुख मोड़ने से संबंधित या उस उद्देश्य से गुड फेथ में की जाती है, तो ऐसा कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा जो किया जाता है वो अपराध या ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस दिए गए हैं, जैसे स्क्रीन पे आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है। इसमें सामने से एक ट्रेन आती हुई दिख रही है। एक पटरी पर कई सारे लोग खड़े हैं और दूसरी पटरी पर सिंगल वन पर्सन खड़ा है। ट्रेन आ रही है, लेकिन इसको जो ट्रेन के पास जो वो रोकने वाला दिख रहा है, लाइनमैन क्लियर करने वाला, उसके पास ट्रेन को रोकने का कोई रीजन नहीं है और उसके पास वो पावर नहीं है कि वो ट्रेन को रोक सके। किसी भी ऐसी परिस्थितियां हैं उस व्यक्ति के सामने, तो क्या ये व्यक्ति यहाँ किस प्रकार के निर्णय को लेगा? तो नॉर्मल सी बात है, इस आती हुई ट्रेन में वो मैक्सिमम लोगों की जान को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन हाँ, इस काम में वो ट्रेन के जो रूट है वो मोड़ देगा सिंगल वन पर्सन के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या वो जो लाइनमैन है वो कोई ऑफेंस करता है, तो इस सेक्शन का बचाव इसको मिलेगा कि कंडीशंस ऐसी थी कि ज्यादा लोगों को बचाने के लिए ट्रेन का रूट जो है वो सिंगल वन की तरफ करना पड़ा, क्योंकि उस समय परिस्थितियां कंडीशन ऐसी थी। द पर्सन कैन चूज टू डाइवर्ट द ट्रेन फ्रॉम द मेन ट्रैक, सेविंग द पीपल ऑन द ट्रैक बट किलिंग द वर्कर ऑन द अदर ट्रैक। तो अगर एक आदमी मारा जाता है और कई लोगों की जान बच जाती है, तो सेक्शन 81 यही कहता है कि ज्यादा खतरा या ज्यादा हार्म से बचाने के लिए अगर हम एक छोटी हानि कारित करते हैं तो उसको सेक्शन 81 का डिफेंस मिलेगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और देखते हैं इलस्ट्रेशंस। इस पे भी यही है कि एक नाव शिप जो रहती है वो यात्रा पर रहती है। अचानक उस शिप का जो कैप्टन होता है वो अपने आप को एक ऐसी कंडीशन में पाता है कि उसकी नाव किसी दूसरी नाव से, यानी उसकी जो शिप है वो किसी एक बड़ी शिप से टकराने वाली है। वो अचानक इन परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाता है। हालांकि यहाँ पर उस कैप्टन की कोई गलती नहीं रहती है और वो बिना किसी कसूर के ही अपने सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो सारे वर्क कर रहा था, गुड फेथ के साथ और अच्छे इंटेंशन के साथ। लेकिन वो बहुत सारे लोगों को बचाने के लिए एक अपने जो शिप का रूट था वो उस जगह डाइवर्ट करता है, उस दिशा में जहां पर एक छोटी सी नाव पर कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे। तो उसने अपनी शिप को जब डाइवर्ट किया तो उस दूसरी शिप पे जो छोटी सी नाव थी उस पे कुछ लोग उसकी नाव से मारे जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न आया कि क्या इनको लायबल माना जाएगा? तो ये माना गया कि नहीं, उनका इंटेंशन और जो उनका कार्य किया गया था वो बहुत बड़ी हानि से बचाने के लिए एक छोटी हानि की गई थी और गुड फेथ में था, बिना किसी बैड इंटेंशन के और व्यक्तियों के जीवन को बचाने के लिए किया गया एक अच्छे अर्थ का कार्य था। इसलिए जो है उस कैप्टन को इन चीजों के लिए लायबल नहीं माना गया। इसी तरह से मैं अब अगला एक डॉक्ट्रिन ऑफ जो मैं बात करने वाली हूँ कि क्या आत्म संरक्षण का जो सिद्धांत है क्या वो भी अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड जो मेरे बात करने वाला है वो इसी पर बात करेगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगी उस केस के फैक्ट की। डडले एंड स्टीफन का केस है जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। वो एक नाव, बड़ी नाव से छूट जाते हैं और एक छोटी सी नाव पर यात्रा करते करते ये बहुत दूर निकल आते हैं। कुछ दिनों के बाद जब ये इनकी जर्नी खत्म हो रही होती है तो सारा का सारा खाने का सामान इनका खत्म हो चुका होता है। करीब 18-20 दिन हो जाते हैं। उसके बाद ये आपस में, इन्हें खाने की सामग्री खत्म हो चुकी थी, इन्हें खाने पीने के लिए कुछ था नहीं। तो इन तीनों ने आपस में एक मीटिंग की कि हम लोग, जो डडले था नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, ये डडले है, बीच में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो स्टीफन और थर्ड पर्सन जो है ब्रुक्स, जो साइड में खड़े हैं। ये तीन व्यक्ति मानते हैं, डडले,
स्टीफन और ब्रुक्स। तो डडले ने स्टीफन से कहा कि चलो हम जो है मिलकर इस लड़के को मार डालते हैं। उसके बाद इन तीनों ने क्या किया कि बाद में ब्रुक्स ने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, हम लोग इसके लिए नहीं मारेंगे। यानी ब्रुक्स जो था एज ए ह्यूमन उसने मना किया, लेकिन आखिरी दिन डडले और स्टीफन ने दोनों ने मिलकर उस बच्चे को मार डाला और उसका मांस खाया। जब तीनों वापस लौट कर आए अपने यहाँ, तो इन तीनों के ऊपर ये, क्योंकि वो तो मर चुके थे, तो इन तीनों के ऊपर जब चार्ज लगाया गया मर्डर का, तो इनका ये कहना था कि हम लोग जो है ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम अपनी जिंदगी को सिक्योर कर सके, और वो एक नहीं, हम 3 और 4 की बात थी, और हम चारों में सबसे कमजोर जो था वो बच्चा था, और वो बहुत दिन तक जी नहीं पाता, इसलिए हम लोगों ने उसको ही मार डालना उचित समझा। ये इन 3 का लॉजिक था उस बच्चे के लिए कि वो सबसे कमजोर था, उसकी हालत बहुत नाजुक थी और संभावना थी कि वो हम सब में सबसे पहले मरता। इसलिए हम लोगों ने उस लड़के को मारकर अपने जीवन को सुरक्षित करने का यह तरीका बताया। तब कहा गया कि आवश्यकता जो थी वो इसको न्यायोचित जस्टिफाइड नहीं करती है। क्यों? इसमें 3 जजेस थे, लॉर्ड कॉलरिज थे, ग्रोव थे और स्टीफेंस, ये 3 लोग थे। इसमें कॉलरिज जो थे, उन्होंने जब जजमेंट दिया तो उन्होंने कहा अपनी सहमति देते हुए कि कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में किसी को मार नहीं सकता है, यानी आत्मरक्षा करना तो प्रत्येक का कर्तव्य है। दूसरी चीज, आत्म बलिदान सर्वोत्तम कर्तव्य का भार दूसरे व्यक्ति पर देता है, और किसी भी स्थिति में आत्मरक्षा संपूर्ण आवश्यकता नहीं हो सकती। अगली बात इन्होंने कही कि सभी मानव जीवन मूल्यों में एक समान है, अतः स्वयं को जीवित रखना या आत्म संरक्षण के लिए दूसरे के प्राणों को ले लेना सही नहीं है। तो आवश्यकता का अपवाद उस अभियुक्त को प्राप्त नहीं होगा। इन्होंने साफ कहा कि जो नेसेसिटी का एक्सेप्शन है वो उस अक्यूज्ड पर्सन को नहीं दिया जाएगा जिसको कि मानव वध से संबंधित आशयपूर्ण कृत्य के लिए आयोजित किया जा रहा है। क्लियर हुआ? सबसे पहली बात, तीनों ने मिलकर जब उस बच्चे को मार दिया, इन्होंने कहा वो बच्चा मरने वाला था, अब हम उसके फेवर में हैं। तब इन्होंने कहा कि ऐसा है, जस्टिस ग्रोव थे, उन्होंने इसके पक्ष में दिया और इसी का साथ दिया था जस्टिस कॉलरिज ने। ग्रोव और कॉलरिज एक साथ थे। इन दोनों का मानना था कि भाई हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने दिया कि जब युद्ध होता है तो एक दूसरे के लिए, देश के लिए बलिदान दिया जाता है। अगर कल की डेट में अगर आप 3 में से और लंबी यात्रा होती तो इन्होंने कहा कि तो फिर आप एक एक करके एक दूसरे को मारते, यानी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आप इंटेंशन के साथ दूसरे को मार रहे थे। बल्कि यहाँ आप ये भी तो कर सकते थे कि अपने ही जीवन का बलिदान देकर के औरों को बचा सकते थे। तो ये आत्म बलिदान का देश है और हर जगह इसको ही महान माना जाता है कि आप जीवन में प्रत्येक व्यक्ति एक समान है और आत्म संरक्षण के लिए आप दूसरों के प्राणों को ले नहीं सकते, बल्कि आप महानता को प्रकट कीजिए कि आप दूसरों को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान दे सकते हैं। तो इस सिद्धांत के साथ इन्होंने यही कहा था कि इनका जो इंटेंशन था वो गलत था। उन्होंने हत्या के लिए इन्हें अभियोजित किया और उन्हें सजा दिया गया। तो आई होप कि आपका ये केस क्लियर हो चुका होगा। और अभी हम फिर से आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में बता दिया और आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का केस जो जैसा मैंने आपको बता दिया क्लियर हो चुका है। तो अब सेक्शन 94 के बारे में बात करूंगी कि सेक्शन 94 बताता है कि कोई भी कार्य ऑफेंस नहीं है अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कंपेल्ड बाय थ्रेट्स यानी धमकियों के द्वारा किया जाता है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे मर्डर, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट जो कि पनिशेबल विथ डेथ। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा अपराध जो कि हत्या या हत्या से दंडनीय हो और देश या राज्य के विरुद्ध किया जा रहा हो,
तो ऐसे अपराधों में किए गए व्यक्ति को किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा, यानी सेक्शन 94 ऐसे मामले में आपको बचाव नहीं देती है। लेकिन अगर कोई कार्य आप धमकी के वश कर रहे हैं, जैसे अगर आप कोई ताला चाबी बनाने वाले हैं और आपको जबरदस्ती डाकुओं की एक टोली उठा करके ले जाती है और वो आपसे जाकर के कहती है कि आप इस घर के मकान में के लूट करने में उनकी सहायता कीजिए, और आप उस वक्त उस ताले या चाबी को बनाते हैं, तो आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर गोली रखी गई थी। लेकिन आप ये जानते हुए कि डाकुओं का ग्रुप है और फिर भी आप अगर जाते हैं, उनकी मदद करते हैं और उनके साथ रहते हैं, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 94 का बचाव नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 94 जो है वो पूर्ण बचाव नहीं देती है, कंप्लीट डिफेंस आपको नहीं देती है। ये सिर्फ उस धमकी के अर्थों में, थ्रेट के मामले में आपको बचाव देती है कि जो भी मामला अगर धमकी से भरा हुआ होगा, उन्हीं मामले में आपको डिफेंस देगी, ना कि किसी और मामले में। तो आई होप आपका ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।